गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के क्विक न्यूज़ एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस में। मेरे साथ दीपांशु सिंह, और आज हम लोग बात करेंगे 18 दिसंबर के न्यूज़पेपर द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के बारे में। कल हमने मेजर न्यूज़ कवर कर ली थी पूरे वीकेंड की, 16-17 की। इनफैक्ट हमने कल प्रैक्टिस भी किया था। जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, रेलेवेंट न्यूज़ हो सकती है फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप जाके इस चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो कल हमने वीकली रिकैप किया है। सो जस्ट गो थ्रू इट एंड यू कैन एनालाइज द न्यूज़ एंड उसके बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई एम बड़ी श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों को वो इन्फॉर्मेशन नहीं ही पता चलेगी। तो चलिए आज की न्यूज़पेपर के बारे में शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अब आपके साथ हर दिन कुछ नया इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं। तो आज जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस एनालिसिस को, कि हम लोग करंट अफेयर्स को एक्सप्लेन तो करते ही करते हैं, साथ साथ उसके लिंक्ड स्टैटिक टॉपिक को भी हम लोग कवर करते हैं। तो ये चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको ये कहीं और से फिर रेफर करने की ज़रूरत ना पड़े। Right, so if you're new to this initiative, you can read more about me and the channel on the slide. And उसके अलावा we meet every day at 8 p.m. in the evening to solve questions that I give in this analysis. जो अभी मैं 5 questions दूंगा, उसके अलावा extra 5-6 questions will be solving in the evening. So news analysis quickly हम लोग upload करेंगे, कवर करेंगे न्यूज़ रेलेवेंट टू दी यूपीएससी एग्जाम। ऐसे तो बहुत सारी न्यूज़ रहती है, बट सिंस क्योंकि हमने काफ़ी सारी न्यूज़ कल इंपॉर्टेंट कवर कर ली, तो हमारे पास ज़्यादा कुछ देखोगे आप तो स्ट्रेस लेने के लिए नहीं है। राइट, उसके अलावा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम, यू अ लॉट ऑफ यू हैव बीन मैसेजिंग मी, देयर आर ओनली लिमिटेड सीट्स। राइट, सो काइंडली मेल इट टू मी क्विकली टुडे। मतलब दिस प्रोग्राम इज स्टार्टिंग बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर प्रीलिम्स 24, 25 या मेंस या सोशोलॉजी ऑल्सो ऑप्शनल लाइव क्लासेस के साथ मेंटोरशिप, तो यू कैन मैसेज मी और मेल मी। राइट, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज आई हैव प्लान्ड फॉर यू गाइस, तो वो बहुत जल्द हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए पहली न्यूज़ पे आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, COP28 समिट दोस्तों अभी न्यूज़ में है, एंड कोल को लेके काफ़ी ज़्यादा उसमें इशू चल रहा था। इंडिया ने डिक्लाइन कर दिया है उसको, अग्रीमेंट को साइन करने के लिए, बिकॉज कोल को फेज आउट करने की बात की गई थी। इंडिया चाइना बीइंग वन ऑफ द टॉप 5 कोल इंपोर्टिंग कंट्रीज, ऑब्वियसली अगर आप देखोगे ये कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि मेजरली अभी भी हमारी मोर देन 70% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज थ्रू थर्मल एनर्जी। राइट, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है अभी हम लोग बढ़ा रहे हैं, बट फिर भी अगर आप देखेंगे इट्स स्टिल वेरी मच सिग्निफिकेंट। उसी में अगर आप देखेंगे टॉप 5 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये जनरली प्रीलिम्स के लिए डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। जो रिपोर्ट आई है आईईए की, ये बोलती है कि वैसे तो आपको देखने को मिलेगा यूरोप में द डिमांड विल गो डाउन, बट इंडिया चाइना जो कंट्रीज हैं वहाँ पे कोल की डिमांड बढ़ेगी। राइट, एंड इट विल राइज। एंड उसके अलावा आप देखोगे फ्यूचर में जो कोल डिमांड गिरने की ही संभावना है, लेकिन पहले थोड़ा सा राइज करेगा। एंड उसके अलावा आप देखोगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर है उसकी जनरेशन बढ़ने की वजह से ये जो कोल की डिमांड है, ठीक है, वो आपकी नीचे जाएगी, स्पेशली जब ला नीनिया आएगा। ला नीनिया मीन्स गुड रेन, ठीक है, एंड मोर वाटर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं एग्जाम के लिए। सो इसको ध्यान रखिएगा, आईए की रिपोर्ट है और डिटेल में हम कवर करेंगे। उसके अलावा एमसीक्यू जो इससे रिलेटेड होगा वो भी हम लोग इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आज का एक मेन एडिटोरियल है रिगार्डिंग दी फॉरेस्ट राइट एक्ट। वैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर दोस्तों बहुत सारे एडिटोरियल्स आते रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट यहाँ पे जो मेजर पॉइंट्स हैं मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दिए हैं, जो आप नोट कर सकते हो एग्जामिनेशन के लिए। राइट, सो सम क्रिटिकल पॉइंट्स मेजरली जो इन्होंने इशू उठाया है कि व्हाट आर द इशूज़, थोड़ी हिस्ट्री यहाँ पे दी है इन्होंने ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ कैसे आया एंड प्रोग्रेसिवली कैसे इसको यूज़ किया गया है टू स्टाइफल द राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के बारे में मेजरली बात की गई है कि कैसे वो अभी तक इंश्योर नहीं किया गया है। एंड सम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन्होंने इंश्योर किया है, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। सो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट में क्या क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन अभी भी आप देखोगे प्रॉब्लम है। इन सम स्टेट्स में इट्स डूइंग प्रीटी वेल। सो इफ़ यू सी द मेन पॉइंट्स कि एफआरए जो है लाया गया था, बेसिकली जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है 2006 में, बड़ा लैंडमार्क लेजिस्लेशन माना जाता है। यूपीएससी का हॉट फेवरेट टॉपिक है ये। एंड इसमें अगर आप देखोगे लोकल कम्युनिटीज़ जो थी बिफोर, जब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म आया उसके पहले, उनके दे इंजॉयड ऑल द राइट्स। बट उसके बाद आप देखोगे धीमे धीमे इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो बाद में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बाद में बना एंड फॉरेस्ट सर्विसेज थी, तो उसमें धीमे धीमे कैसे इनको छीनने की कोशिश चालू कर दी। एंड उसके साथ टिम्बर रिसोर्स का मेन एक सेंटर बन गया आपका जो फॉरेस्ट थे।
तो धीमे धीमे इनके राइट्स भी खत्म होते चले गए एंड एक तरीके से रेवेन्यू जनरेशन की तरफ जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनका ध्यान जो है उस तरफ ही फोकस्ड हो गया. एंड देन फॉरेस्ट विलेजेस वर क्रिएटेड वेयर फॉरेस्ट लैंड वाज लीज टू एग्रीकल्चरल मोस्टली आदिवासी, बस उनको बॉन्डेड लेबर बना के रखा गया कि तुम्हारा ही है लेकिन तुम्हारे से ही काम करेंगे. एंड ऑल एक्सेस तो जो था फॉरेस्ट प्रोड्यूस का उसको लिमिट कर दिया गया, टेम्पररी कर दिया गया और चार्जेबल कर दिया गया एंड ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी. एंड इवन व्हेन द एक्सेस वाज परमिटेड लोकल कम्युनिटी के पास कोई राइट्स नहीं थे टू मैनेज द फॉरेस्ट के रिसोर्सेज. सो उसके बाद आप देखोगे जमींदारी जो सिस्टम था उसने भी क्या किया, प्रिंसली स्टेट और जमींदारी स्टेट्स ने भी उसको अपने पावर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने इसको कंटिन्यू रखा. एंड जो वहाँ के ओरिजिनल ओनर्स थे, लेजिटिमेट ओनर्स थे, दे बिकेम काइंड ऑफ इंक्रोचर्स. लेटर आप देखोगे ग्रो मोर फूड कैंपेन आया पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, वहाँ पे और ज़्यादा जितने भी खाली ट्राइबल एरियाज थे, फॉरेस्ट एरियाज थे, उनमें एग्रीकल्चर और ज़्यादा बढ़ा दिया गया. उसके बाद आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, एंड दिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो थे उनका मेन ये था कि आप कह सकते हैं यहाँ पे इन्होंने पॉइंट मेंशन किया कि कैसे वो भी एक तरीके का इनजस्टिस का फॉर्म था बिकॉज लैक्स ऑफ कम्युनिटी जो है आप देखोगे बिकॉज टाइगर रिजर्व जो थे या जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए इनको बाहर भी निकाला जाने लगा. ठीक है, एंड देन फॉरेस्ट राइट एक्ट जब 2006 में आया वो बड़ा सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन था एंड जो उसमें सो कॉल्ड इंक्रोचमेंट था उसको एड्रेस करने की बात करी. सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट भी है एंड अभी रिसेंटली भी एक जजमेंट आया जिसको लेके थोड़ा इशू भी हुआ है जहाँ पे उन्होंने ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला हुआ है. नाउ सो बेसिकली तो एक ये डेमोक्रेटिक प्रोसीजर स्टैब्लिश करने की बात करता है जहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए कि जहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में रिक्वायर curtailing और extinguishing community rights. Simultaneously having community rights over forest translates ipso facto into the community having a say. So but लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट में, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आप देखने को मिलता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या टाइगर रिजर्व एरियाज जो हैं वहाँ पे जनरली जो मेन ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको बेचारों को बाहर निकाल दिया जाता है. सो न्यामगिरी हिल्स केस में फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स को लेके सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क वर्डिक्ट रहा है कि किसी भी तरीके से इंश्योर करना है कि जो ये कम्युनिटीज़ हैं इनको कोई ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े. बट देयर हैज़ बीन अ प्रॉब्लम इन द इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, मेन प्रॉब्लम हमेशा से किसी भी लॉ में इम्प्लीमेंटेशन में रहती है. सो एक्ट ये एक इंक्रोचमेंट रेगुलराइजेशन स्कीम बन गई. सम इवन इनकरेज्ड इलीगल न्यू कल्टिवेशन इन अ फ्यू पॉकेट्स. उसके अलावा आप देखेंगे जो क्लेम होता है इसके अंदर उसमें भी आप देखोगे बड़ा हैसल है, एसडीएम के पास जाना पड़ता है, उनको अपने राइट्स भी नहीं पता बेचारों को. देन डिजिटल टूल्स दे दिए उनको बेचारों को, बहुत सारों को तो मोबाइल ही यूज़ नहीं करना आता, तो वन मित्र सॉफ्टवेयर जैसे मध्य प्रदेश में है, अब उनको क्या पता कैसे करना है, तो बड़ा ना टीडीएस बना दिया गया उनके लिए सारा क्लेम्स का प्रोसेस है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट. ठीक है, जहाँ पे कम्युनिटी के जो एक्सेस है पूरी टू मैनेज रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट, उसमें आप देखोगे 70 to 90% फॉरेस्ट जो है कम्युनिटी फॉरेस्ट में आना चाहिए, बट ऐसा है नहीं. सम स्टेट्स हैव डन वेल सब्सटैंशियली बट ओनली महाराष्ट्र हैज़ enabled द एक्टिवेशन बाय डीनेशनलाइजिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. ठीक है, तो अब एमएफपी के ऊपर भी सवाल कई बार प्रीलिम्स में आता रहता है कि एमएफपी के अंदर क्या क्या आता है. एंड शेड्यूल एरियाज बड़े इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 एरियाज फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव. And then the raw recognition of community rights is convenient to the hardline conservationist and अलग-अलग lobbies हैं. Then there is a lobby जो mining में involved है, उनके लिए obviously advantages है. Then इस related topic में कैंपा फंड भी आ सकता है, compensatory afforestation fund जिसको हम बोलते हैं. So basically it's more like a political issue also, but some states are doing really well. ठीक है, सो छत्तीसगढ़ में जैसे कुछ जगह इसको अच्छी तरीके से काम किया गया. छत्तीसगढ़ में सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, झारखंड में भी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, बट सम स्टेट्स आर नॉट डूइंग दैट वेल. सो मेजरली इसमें 5-6 जो मेजर कंसर्न्स इन्होंने हाईलाइट किए हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट के, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन बिकॉज ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाता है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो उसको ध्यान रखिएगा आप लोग, GS3 में आएगा या फिर प्रीलिम्स में आएगा. इसके ऊपर सवाल भी काफ़ी सारे आए हुए हैं पिछले कुछ सालों में. The next news is regarding attempted coup in Sierra Leone. Now अफ्रीका की ये मेजर कंट्रीज जो आप मैप में देख सकते हो, 1952 में मैक्सिमम नंबर ऑफ कू सूडान, शैड, सियरा लियोन, घाना इन सब जगह हुआ है. एक तो मैपिंग की वजह से आपको ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए. Then these areas and countries also have some significant resources जिसको कब्जा करने के लिए यहाँ के जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं वो कू करने की कोशिश करते हैं. 2020 के बाद अगर आप देखोगे 6 अफ्रीकन कंट्रीज, नाइजर, गिनी, माली, बुर्किना फासो, गैबन एंड सूडान आर अंडर मिलिट्री रूल. तो इसमें आप देखोगे इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, इकोवास, intolerance towards the unconstitutional takeover was emphasized when the organization threatened Niger with military intervention.
तो बेसिकली ये इकोवास ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है अफ्रीका के उसको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, सियरा लियोन में मेंबर है उसका। तो अगर कोई वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न उठता है तो इकोवास जो है वो स्टेप इन करेंगे सो दैट वहाँ पे ये डिस्टेबिलिटी ना हो। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको, इकोवास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में न्यूज़ में आया है, एंड देन सियरा लियोन के बारे में, एंड देन द मेजर कंट्रीज जहाँ पे ये कू देखने को मिलता है। देन येमेन को लेके एक आर्टिकल आया है द हिंदू में। मैं उसको बड़े सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ बेसिकली इशू क्या है। अब देखिए, येमेन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एरियाज जहाँ पे प्रॉक्सी वॉर देखने को मिलता है आपको ईरान और सऊदी के बीच में। ये मैप में आपको दिख जाएगा। तो सऊदी अरेबिया इज द लीडर ऑफ द सुन्नी मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, एंड ईरान इज द लीडर ऑफ शिया मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड। अब येमेन में प्रॉब्लम क्या है कि येमेन में है आपके हूथी रेबल्स, ठीक है, जो कि शिया हैं जिनको सपोर्ट करता है ईरान, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो है सुन्नी जिनको सपोर्ट करता है आपका सऊदी अरेबिया। अब इनके बीच में लड़ाई है। अब इस लड़ाई के चक्कर में क्या हो रहा है, ये जो रेबल्स होते हैं ये जाके यहाँ पे बोट्स को कैप्चर कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से पायरेसी का बड़ा कंसर्न आ गया और सिक्योरिटी रिस्क हो गया, जिसकी वजह से सुएज कैनाल से मेजर शिपिंग लाइंस, हमने कल डिस्कस किया था, उन्होंने अपना शिपमेंट ऑफ कार्गो रोक दिया है। अब यहाँ पे आप देखिए, इराक में भी प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, सीरिया में भी ईरान सपोर्ट करता है। रेड में जहाँ जहाँ दिख रहा है वो सपोर्ट आप देखने को मिलेगा आपको कि कैसे वहाँ पे सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है या सऊदी का सपोर्ट है। सो बहरीन, यूएई, येमेन की गवर्नमेंट, राइट, एंड चाहे वो पैलेस्टाइन हो, चाहे वो लेबनान की सरकार, उनको सऊदी का सपोर्ट है। लेकिन वहीं पे लेबनान में अगर आप देखोगे, लेबनान में देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड एज हिजबुल्ला विच इज सपोर्टेड बाय ईरान। सीरिया इज सपोर्टेड बाय ईरान। इराक में कुछ कुछ गवर्नमेंट जो है उनका सपोर्ट ईरान की तरफ है। तो ये होता है प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर मतलब कि ये लोग खुद नहीं लड़ते, ये आपस में लड़ाई करते हैं अपने एजेंडे को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है जिसके बारे में आया हुआ है कि कैसे मिडिल ईस्ट में ये सब चीज़ें चल रही हैं। देन देर आर सर्टन वाइल्ड कार्ड स्टेट्स लाइक इजिप्ट, ओमान, ये न्यूट्रल रहते हैं। ओमान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओमान आपको पता है ये न्यूट्रल रहता है। ओमान के अभी रूलर इंडिया आए हुए हैं, बड़ी हमने इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया कल रिगार्डिंग की फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और एक इकोनॉमिक अग्रीमेंट साइन हो सकता है। देन देर आर लॉट ऑफ स्कोप ऑफ कोऑपरेशन। तो वो आप 17 दिसंबर को हमने कवर किया है उसमें जो न्यूज़ एनालिसिस है उसमें हम लोग, आप इसको जाके देख लीजिएगा कल अगर आपने नहीं देखा है तो। देन सूरत डायमंड बोर्ड्स, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस स्पेस आप कह सकते हो, मॉडर्न सेंटर फॉर इंटरनेशनल डायमंड ज्वेलरी बिजनेस को प्राइम मिनिस्टर ने कल इनॉग्रेट किया, जिसमें लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा जॉब मिलेगी लोगों को। 35 एकर्स में फैला हुआ है, 67 लाख स्क्वायर्स, एंड बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एंड अभी रिसेंटली एक G7 का स्टेटमेंट आया कि वो रशियन डायमंड्स की पॉलिशिंग को जो है बैन कर रहे हैं। तो इंडिया में सूरत में सबसे ज़्यादा होता है, तो वैसे उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज सर्टेन कैरेट की बात हो रही है, बट फिर भी उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश करी है बिटवीन इंडियाज इंटरेस्ट एंड द G7। सो इसमें ज्वेलरी शोरूम रहेंगे, बहुत ही मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट ये सूरत डायमंड बोर्स है। ऐसे बॉम्बे में भी एक बोर्स है सो जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसके बारे में एक हम लोग क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे टू अंडरस्टैंड बेटर कि डायमंड पॉलिशिंग में क्या होता है। उसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है रिगार्डिंग दी कमिटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। दोस्तों, प्रीलिम्स 2018 में इसी के ऊपर एक सवाल आया था। अभी एक हाउस पैनल है जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी है राज्यसभा की, उन्होंने बीजेपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको बोला है कि भाई जो पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए रूल्स, जो लॉज हैं, उनको लेकर रूल्स क्यों नहीं बने अभी तक। तो इससे रिलेटेड दोस्तों सवाल आया था प्रीलिम्स में कि विद रेफरेंस टू दिस कौन सा ऐसी कमेटी है जिसके रूल्स बाय रूल्स बनाने की पावर होती है। दैट इज कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट जो है लेजिस्लेशन। रूल्स कमेटी का ये काम नहीं होता। रूल्स कमेटी जो होती है हाउस के रूल्स बनाती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। सो रूल्स कमेटी इज टू कंसिडर मैटर ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन हाउस, ठीक है, उन सब चीज़ों को लेकर होता है। जैसे लोकसभा में अगर आप देखोगे 15 मेंबर बॉडी है, राज्यसभा में 16 मेंबर बॉडी है। वहीं पे अगर आप देखोगे लोकसभा एंड राज्यसभा में दोनों में यहाँ पे 15 मेंबर बॉडी है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इसका ध्यान रखिएगा आप ठीक है, दिस इज वेरी रेलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन। रिगार्डिंग पोस्ट ऑफिस 2023 बिल, इसको लेके क्रिटिसिज्म हो रहा है सर्टेन सेक्शंस को लेके, जैसे सेक्शन 9 ऑफ द बिल या सेक्शन 19, 25 एंड 26 ऑफ द बिल। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ डिटेल में मैंने कवर किया हुआ है। सो बेसिकली जो नया बिल है ये पुराने बिल जो है 1898 के बिल को रिप्लेस करता है। एंड गवर्नमेंट विल नॉट हैव एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ओवर कन्वेइंग लेटर्स, ठीक है। तो इंडिया पोस्ट प्रोवाइड करेगा अंडर सर्टेन रूल्स। डीजी जो होंगे विल बी अपॉइंटेड बाय टू हेड द इंडिया पोस्ट।
उनके पास पावर होगी टू मेक रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट मे इंटरसेप्ट एन आर्टिकल ट्रांसमिटेड थ्रू इंडिया पोस्ट ऑन स्पेसिफाइड ग्राउंड्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। यही सबसे बड़ा यहाँ पे कंसर्न है कि ये अनोनिमिटी, ये जो ट्रांसमिशन की बात हो रही है, कहीं पे एक सर्वेलेंस स्टेट, ठीक है, सर्वेलेंस स्टेट की स्थापना करने की बात करता है। और उसके साथ साथ इन्होंने लाइबिलिटी हटा दी है, ठीक है, कोई इनकी लाइबिलिटी नहीं होगी इंडिया पोस्ट की एक्सेप्ट जो रूल्स में मेंशन होगी। इसको लेके कुछ कंसर्न्स हैं कि बिल स्पेसिफाई नहीं करता प्रोसीजरल सेफगार्ड्स फॉर इंटरसेप्शन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन है, ठीक है। इंटरसेप्शन का अगर आप देखोगे ग्राउंड्स इमरजेंसी है, बट वो इमरजेंसी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। द बिल एग्जाम्स इंडियन पोस्ट फ्रॉम एनी लाइबिलिटी इन पोस्टल सर्विसेज, जो रूल्स बनाएंगे वो मानना पड़ेगा आपको। और ना ही कोई ऑफेंस एंड पेनल्टीज इन्होंने बताई हुई है कि कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है फॉर अनऑथराइज ओपनिंग ऑफ पोस्टल ऑफर्स बाई पोस्टल पैकेजेस, अगर कोई ऑफिसर खोल देता है तो उसके बड़े एडवर्स इंप्लीकेशन हो सकते हैं ऑन द राइट टू प्रिवेसी ऑफ कंज्यूमर्स ऑल्सो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए आपको याद रखने। सो ये मेजर कंसर्न्स हैं इस बिल को लेके। देन दोस्तों आज के लिए मेजरली यही सारी न्यूज़ थी। इसके अलावा बहुत सारी न्यूज़ आपने देखा होगा, आर्टिकल वो हमने कल, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमने कल क्योंकि न्यूज़ एनालिसिस किया था तो उसमें कवर कर लिया है। नाउ दीज आर द रेलेवेंट क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज टॉपिक। सो फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करिएगा एंड आंसर कीजिएगा। देन सुएज कैनाल, अभी हमने येमेन के बारे में बात करी तो उससे रिलेटेड एक क्राइसिस हो गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज रिगार्डिंग स्टेटमेंट है ऑन कूज इन अफ्रीका, जो मिलिट्री टेक ओवर की बात होती है उसके बारे में क्वेश्चन है। देन द पोस्ट ऑफिस बिल अभी हमने बात करी, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्या रिवैम करने की कोशिश कर रहा है, सो उसमें आप देखोगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देन डायमंड पॉलिशिंग को लेके 5th क्वेश्चन है। सो दोस्तों ये अटेम्प्ट करिए, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आज रात को 8 बजे 8 PM पे विल बी सॉल्विंग एन एडिशनल 5 to 6 क्वेश्चंस। उसके अलावा फॉर मेंटरशिप प्रोग्राम यू कैन रीच आउट टू मी, द डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शंस में। बाकी यू कैन रीच आउट टू मी एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको डेली PDF मिल जाएंगे। उसके अलावा ये सारे रिसोर्सेज आपको वहाँ मिल जाएंगे। यू कैन रीच आउट टू एनी कंसर्न, राइट? सो आई विल सी यू इन द इवनिंग। टिल नेक्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।